हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिब्स एडजर्प्शन आइसोथर्म फ्रॉम सॉल्यूशंस के बारे में। मतलब ये गिब्स एडजर्प्शन आइसोथर्म क्या बताता है। अगर मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लेता हूँ। सॉल्यूशन आप जो लोग जाने होंगे पढ़े से, ये सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। और इसमें एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर इस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट एडजॉर्ब हो रहा है, इस सॉल्वेंट में अगर ये सॉल्यूट एडजॉर्ब हो रहा है तो ये पूरा सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हर जगह सेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये जो बल्क है ना, ये बल्क में आपको कम मिलेगा और ये सरफेस में इस सरफेस में आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि आप जानते होंगे इस क्यों मिलेगा, क्योंकि ये सरफेस टेंशन के वजह से हो रहा है। और भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो जनरली सरफेस के ऊपर ज़्यादा होता है और बल्क में ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है, इसीलिए सरफेस के ऊपर आपको सॉल्यूट ज़्यादा मिलेगा और जो बल्क में आपको कम मिलेगा। मेरे बात समझ रहे हैं। और इसी को इस जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस सॉल्यूशन में इंटरेक्शन हो रहा है और ये जो सॉल्यूशन में एडजस्टमेंट हो रहा है, इसी को क्या गिब्स ने उसी के लिए एक डिराइव किए थे एक एडजस्टमेंट आइसोथर्म, और उसको हम अभी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, मैं वही बात लिखा हूं यहाँ पर। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बल्क। मैं आपको बता दिया क्यों डिफरेंट होता है। और उसके बाद फॉर ए सिस्टम कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, अगर यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये अगर मानते हैं एक सिस्टम है, इसमें कितना कंपोनेंट्स है? टू कंपोनेंट्स है, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। और इसी के लिए ही हम करेंगे, क्योंकि हायर कंपोनेंट्स के लिए हमको डिराइव करना इतना आसान नहीं होगा। फॉर ए सिस्टम कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स गिव्स फ्री एनर्जी इज जी। आप जानते होंगे, थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसे वेरी होता है और गिब्स फ्री एनर्जी का टोटल प्रॉपर्टी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको जो डेरिवेशन के लिए जिसको यूज होगा मैं उसको बता देता हूँ। ये G का वैल्यू क्या होता है? N1 μ1 प्लस N2 μ2। ये N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब N1 अगर सॉल्वेंट का आप पकड़े और N2 सॉल्यूट का पकड़े तो N1 एंड N2 ये नंबर ऑफ मोल्स है। और μ1 और μ2 उसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। मतलब इस जो अगर हमारा फ्री एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल क्या है? हमारा फ्री एनर्जी जब ये जो नंबर ऑफ मोल से वेरी होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। इसका पूरा एक डेरिवेशन है, G कैसे N1 μ1 प्लस N2 μ2 हुआ। और इस जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स-दुहेम इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? गिब्स-दुहेम इक्वेशन। ये थर्मोडायनामिक्स में आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा और मैं जब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाऊंगा उसके ऊपर आऊंगा, पूरे डिटेल आपका डेरिवेशन है। अभी आप उसको थोड़ा देख लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ही डील कर रहे हैं और ये इसका केमिकल पोटेंशियल हमने लिख दिए हैं। मगर यहाँ पर यहाँ पर एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी एक सरफेस फेनोमेनन इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए हमको इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं वही बात यहाँ पर लिखा हूँ, सिंस वी आर डीलिंग विथ एडजॉर्प्शन ऑफ वन कंपोनेंट ऑन द सरफेस ऑफ अदर। मतलब एक कंपोनेंट और एक सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, तो इस इक्वेशन को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो G का वैल्यू हो जाएगा N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस गामा सिग्मा
ये गामा क्या है, ये गामा यहाँ पर है सरफेस एनर्जी, मतलब आप सरफेस टेंशन पढ़े होंगे, वही जो सरफेस टेंशन है वही सरफेस एनर्जी है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये है सरफेस एरिया, ये क्या है, सरफेस एरिया, सिग्मा यहाँ पर सरफेस एरिया है। चलिए मेरे बात समझ रहे हैं इतने। अभी क्या करेंगे, इससे इसका डेरिवेटिव लेंगे, डीजी लेंगे, तो ये डीजी क्या हो जाएगा मैं आपको आप जाने होंगे सब। तो इस वाले इक्वेशन टाइप पे हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एक को कांस्टेंट रखते हैं और एक को विथ रेस्पेक्ट टू अदर डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dg इक्वल टू n1 d μ1, यहाँ पर n1 कांस्टेंट रह गया, और प्लस μ1 dn1, क्योंकि यहाँ पर μ1 कांस्टेंट तो विथ रेस्पेक्ट टू n1 हो गया। तो वैसे ही ये n2 d μ2 होगा प्लस μ2 dn2 होगा। इसको अगर डिराइव करेंगे और इसको अगर करेंगे गामा डी सिग्मा होगा प्लस सिग्मा डी गामा हो जाएगा, सिग्मा डी गामा हो जाएगा। ये बहुत आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जी हम जानते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी हमारा है ये पांच चीजों का फंक्शन है इस कंडीशन के लिए 5 फंक्शन। वैसे ये तो 3 का ऊपर डिपेंड करता है, जनरली टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल के ऊपर, जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, मगर यहाँ पर एक सरफेस फेनोमेनन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और ये दोनों कंपोनेंट्स है n1 n2, इनका मोल्स, और एक टेम्परेचर एक है प्रेशर। मेरे बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा जो गिब्स फ्री एनर्जी है कितना का फंक्शन है, 5 पैरामीटर का फंक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, और इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। वही मैं बताया, अगर उस एक का रेस्पेक्ट पे आप उसको डिराइव करेंगे तो दूसरा सब कांस्टेंट रह जाएगा। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट पे मैं पहले इसको डिराइव डेरिवेटिव किया हूँ, तो प्रेशर n1 n2 और सिग्मा कांस्टेंट रह जाएगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा। वैसे ही ये पूरा आपको किया हूँ, यहाँ पर प्रेशर के रेस्पेक्ट में किया हूँ, और यहाँ पर n1 के रेस्पेक्ट में किया हूँ, यहाँ पर n2 के रेस्पेक्ट में किया हूँ, यहाँ पर सिग्मा का रेस्पेक्ट में किया। मेरे बात समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, इस वाले इक्वेशन में थोड़ा थर्मोडायनामिकल डाटा डालेंगे। चलिए आगे, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये वाला इक्वेशन हमको मिल गया था, कहाँ से मिला था, जब जी का हमने डेरिवेटिव किया था। अभी इस इक्वेशन पे हम थोड़ा क्या करेंगे, थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे। ये जो थर्मोडायनामिक्स वाला अभी मैं अप्लाई करूंगा, ये आपको टोटल डेरिवेशन जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे पूरा आपको कराया जाएगा। अभी थोड़ा आप देख लीजिए कि dg डिवाइडेड बाई dt जो होता है ये करस्पेंड करता है किसको, एंट्रोपी को। यहाँ पर इसलिए मैं s लिखा हूँ, और s dt आपका हो गया, ये माइनस पे आएगा, प्लस ये v dp हो गया, क्योंकि dg डिवाइडेड बाई dp ये वॉल्यूम पे आता है। और ये तो केमिकल पोटेंशियल हो गया, क्योंकि जब गिब्स फ्री एनर्जी वेरी करता है नंबर ऑफ मोल से, तो हमको मिलता है केमिकल पोटेंशियल μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा डी सिग्मा, ये हमको मिल गया। ये जो इक्वेशन है इसको डेरिवेटिव करने पे ये मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस वाले जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे कंडीशन डालेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा तो ये जो dt का टर्म, dt का मतलब क्या होता है, ये जो स्मॉल चेंज, ये स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो स्मॉल चेंज 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म यहाँ से वेनिश हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इस इक्वेशन से पूरा वेनिश हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं और कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, तो ये दोनों टर्म हमारा वेनिश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमारा टर्म क्या क्या बचा, तो मैं यहाँ पर वही बात लिखा हूँ, dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस सिग्मा प्लस
डी सिग्मा गामा। हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि आपको पहले भी ए वाला इक्वेशन में आपको दिखाया था dg इक्वल टू n1 dmi1, इसको हम भी निकाले थे। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करेंगे, देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे इस वाला जो पार्ट मैं यहाँ पर जो लिखा हूं, देखिए μ1 d1 n1, यहाँ पर μ1 dn1 है, μ2 dn2, यहाँ पर μ2 dn2 भी है, μ2 dn2 भी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये अगर वहां पर है फिर भी ये इक्वल हो रहा है, मतलब ये जो पार्ट और जो बचा है, इसमें जो पार्ट बच गया है ये वाला अगर हो जाएगा तो और जो पार्ट बच जाता है ये बच गया, ये बच गया और ये जो बच गया ये तो जीरो के साथ इक्वल होना है ना, क्योंकि जीरो के साथ अगर इक्वल नहीं होगा तो ये इक्वेशन सेम नहीं हो सकता। मेरे बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों इक्वेशन को हमको कंपैरिजन पे ये वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि इस वाला इक्वेशन तो सरफेस फेज के लिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए सरफेस टर्म है, ये वाला इक्वेशन तो हम सरफेस के लिए लिख रहे हैं। मगर मैं आपको बताया था यहाँ पर अगर ये सोल्यूशन है, ये सरफेस के लिए अगर आप इक्वेशन लिख दिए तो ये बल्क फेज के लिए भी तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो बल्क फेज के लिए इक्वेशन क्या होगा? तो बल्क फेज के लिए इक्वेशन होगा n10 dmi1। देखिए यहाँ पर जीरो में क्यों लगा रहा हूँ, जीरो इसलिए लगा रहा हूँ कि ये बल्क फेज के लिए इक्वेशन है, इसको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सके। ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर है? सरफेस पे। ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे है? बल्क पे। और ये 1 जो डिनोट करता है सॉल्यूशन को डिनोट करता है, और 2 जो डिनोट करता है ये सॉल्यूट को डिनोट करता है। तो n10 dmi1 प्लस n20 dmi2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही एक इक्वेशन है। और ये वाला टर्म हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर सरफेस कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ बल्क के लिए है। तो ये वाला इक्वेशन हमको मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए इस वाला इक्वेशन के से अगर मैं लिखूंगा dmi1 क्या है, तो ये इधर चला जाएगा माइनस पे, तो n20 dmi2 डिवाइडेड बाई n10 हो जाएगा। यहाँ से मैं dmi1 निकाल लिया। अभी इस dmi1 को मैं यहाँ पर इस इक्वेशन पे पुटअप करूंगा, मैं इस इक्वेशन पे पुटअप करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा n1 और इस पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा प्लस n2 dmu2 प्लस सिग्मा डी गामा। चलिए आप समझ रहे हैं ना? तो ये वाला इक्वेशन हमको मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे डिराइव करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जो dmu2 यहाँ पर है और यहाँ पर जो dmu2 है उसको एक साथ लेके कॉमन ले जाएंगे। तो इसको मैं वही क्या हूँ, यहाँ पर उसको एक साथ ले लिया हूँ और dmu2 को मैं कॉमन ले लिया हूँ, और dmu2 को कॉमन लेके इस वाला जो साइड है इसको इधर कर दिया हूँ। तो सिग्मा और डी गामा यहाँ पर माइनस पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा dmu2, ये कॉमन पे आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि इस वाला पार्ट को अलग रख लेंगे, इस वाला पार्ट को अलग रख लेंगे और ये dmu2 को यहाँ पर लेके डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो डी गामा dmu2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पे ये है, तो माइनस पे ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू n20 डिवाइडेड बाई n10 डिवाइडेड बाई सिग्मा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको वाइप आउट करते हैं, वाइप आउट करके उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूरा देखते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये जो डेरिवेशन हमने किया उसका सिग्निफिकेंस क्या था और ये कैसे गिब्स एडजस्टमेंट आइसोथर्म को डिनोट करता है। देखिए हमने यहाँ पर क्या, इस जो इक्वेशन लिखा है हम डिराइव किए थे, तो इस इक्वेशन पे आप देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक n2 है
देखिए N2 क्या डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को डिनोट करता है। N2 किसको डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स को डिनोट करता है। और इस वाला जो पार्ट है, इस वाला N1 N20, N1 के साथ N20 मल्टीप्लीकेशन पे है और डिवाइडेड बाई जो N10 है, उसका मतलब क्या है, इस जो पार्ट ये क्या डिनोट करता है, ये टोटल पार्ट डिनोट करता है। मतलब देखिए N2 टोटल है और ये पार्ट टोटल माइनस होता है, तो ये टोटल पार्ट डिनोट करता है कि एक्सेस कंसेंट्रेशन, ये क्या डिनोट करता है, एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब अगर मैं यहां पर दिखा देता हूं, अगर ये आपको जो मैं बताया था, ये ऐसे ऐसे सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन में ऊपर से आर्जब हो रहा है, सॉल्यूट कुछ आर्जब हो रहा है, ये आर्जब हो जाने के बाद कुछ तो बच जाएगा, कुछ तो बच जाएगा। वो जितना बच जाता है इसको बोलते हैं एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ये क्या है, ये क्या डिनोट करता है, एक्सेस कंसेंट्रेशन। मतलब कंसेंट्रेशन ना लिख के अगर आपको लिख देंगे एक्सेस मोल्स, क्योंकि n मोल्स है, तो एक्सेस मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को डिनोट करता है। चलिए आप समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं। अभी मैं क्या करता हूं कि इसको जो मैं लिखा अभी क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स, ये एक्सेस नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कर दिया। ये सिग्मा जो था, इस आपको मैं बताया था, सिग्मा क्या है, सरफेस एरिया। तो ये हमको ये टोटल हमको क्या दिया कि एक्सेस मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया पे कितना मोल्स सॉल्यूट एक्सेस बचा है, मतलब एडजॉर्प्शन हो जाने के बाद कितना एक्सेस बच गया है। मेरे बात समझ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट एरिया। और इसको हम और एक भी पैरामीटर से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि τ2। इसको क्या लिख सकते हैं, τ2। मेरे बात समझ रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए अगर हम इस जो सॉल्यूट के लिए ही केमिकल पोटेंशियल हमको लिखना है, अभी हम क्या करेंगे, इसका अगर केमिकल पोटेंशियल का टर्म लिखेंगे कि आप ये देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये सारे चीज थर्मोडायनेमिक्स का रिलेटेड चीज है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, उसमें जो फ्यूगासिटी है, एक्टिविटी है, केमिकल पोटेंशियल है, क्योंकि ये सारे चीज सरफेस फेनोमेनन पे बहुत आपको मदद करेगा जानने पे। तो इसका अगर केमिकल पोटेंशियल में लिखूं इस सॉल्यूट का, तो μ2 इक्वल टू क्या होगा, μ2 स्टार लिक्विड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये केमिकल पोटेंशियल किसका है, लिक्विड का है, प्योर लिक्विड का। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका मतलब है केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर लिक्विड। केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर लिक्विड, ये जो प्योर लिक्विड का ये है केमिकल पोटेंशियल, प्लस RT ln A2। और ये A2 क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट, एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट। चलिए ये एक्टिविटी क्या है आपको थर्मोडायनेमिक्स जाकर पूरा डिटेल देखना होगा। मैं तो मेरा थर्मोडायनेमिक्स वीडियो आने तक वेट कीजिए, आप पूरा डिटेल में वहां पर दिखेंगे। देखिए तो इसको अगर मैं डिराइव करता हूं, क्योंकि इस जो ड्यू μ2 का ना, मैं उसको एक्टिविटी पे टर्म में लेने वाला हूं, क्योंकि इसको मैं एक्टिविटी का टर्म पे लेने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर डी μ2 एक टर्म है, इस केमिकल पोटेंशियल के बदले में इसको डालने वाला हूं, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं। मेरे बात समझ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस टू डू दैट। तो डी μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का अगर प्योर लिक्विड हो, उसका अगर एक्टिविटी कांस्टेंट होता है, तो उसको अगर डिराइव करेंगे, किसी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव हम करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो वही ये जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा RT d ln A2। क्या हो जाएगा,
आर टी डी लॉन ए टू। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डी म्यू टू का वैल्यू इस इक्वेशन पे पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन पे पुटअप कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए हमको मिल जाएगा माइनस डी, ये क्या होगा गामा, डी म्यू टी के बदले हम आर टी डी लॉन ए टू पुटअप कर दें, और इसको हम टाउ टू लिख देंगे, इसको हम टाउ टू लिख देंगे, हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी इसको क्या करेंगे, अगर एक कंडीशन अप्लाई कर देंगे, अगर ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, देखिए वेरी डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें हमारा एक्टिविटी और उसका कंसंट्रेशन इक्वल होता है। तो इस एक्टिविटी टर्म को मैं कंसंट्रेशन पे चेंज कर सकता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस डी आर टी डी लॉन, इसको C2 लिख सकता हूं, इक्वल टू टाट। तो ये वाला जो हमको इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, देखिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको क्या बोलते हैं, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो मैं आपको टोटल गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का डेरिवेशन बता दिया, और आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ भी डाउट हो, और कुछ आपको अगर कुछ डाउट मिलता है पढ़ने से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी, बाय बाय।